हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो है हमारा आधुनिक भारत से बंगाल विजय। बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, खास करके जितने भी पीसीएस होते हैं, उत्तर प्रदेश में पीसीएस हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, सभी जगह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीके रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, उन सभी में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। अगर आप क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक देखें तो कई क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज इस पर एक ओवरऑल समझ बनाएंगे, कैसे इससे जुड़ी हुई घटनाएं हुई थी, कहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और कैसे इसको याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं हम लोग आज बंगाल विजय। थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में आते हैं, पिछले वीडियो को रिमेंबर करते हैं। मैं उन दोस्तों से ये खास करके कहूँगा कि आधुनिक भारत के मैंने 2 चैप्टर के वीडियोज़ डाले हैं जो 3-4 खंड में टूटे हुए हैं, लेकिन आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर के आधुनिक भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देख लें, ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ होता है। इस दौर में भारत के जो अन्य क्षेत्र थे, जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, जैसे अवध थे, बंगाल थे, हैदराबाद थे, इन क्षेत्रीय क्षेत्रों में नए नए राजवंश उभरने लगते हैं, नए क्षेत्र उभरने लगते हैं, नए शासक उभरने लगते हैं। इसी क्रम में बंगाल भी एक अलग प्रांत के रूप में, एक अलग शक्ति के रूप में उभरना शुरू हो जाता है। हालांकि यह माना जाता है कि मुगल साम्राज्य के दौरान में ही जो बंगाल था वो सबसे समृद्ध प्रांत था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था और इसके कारण वह एक समृद्ध प्रांत के तौर पे था और कभी भी उसे मुगल खोना नहीं चाहते थे। लेकिन जब केंद्रीय मुगल सत्ता कमज़ोर होती है तो बंगाल एक नए शक्ति के रूप में उभर करके सामने आता है और यहीं से पूरा इतिहास शुरू होता है बंगाल का, कैसे वो समृद्धशाली अलग होता है, समृद्धशाली बंगाल जो है मुगलों से अलग होता है और फिर मुगल उस पर जब अब अधिकार नहीं बना पाते हैं तो अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं और फिर अंग्रेज उस पर अपनी सत्ता जमाने के लिए किस प्रकार से प्लासी और बक्सर का सहारा लेते हैं और फिर बंगाल पर उनका विजय हो जाता है। पूरा का पूरा यही इतिहास है जिसे हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विजय के क्रम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स की ओर। अगर भारत में देखें तो, अगर नॉर्मली देखें तो भारत जो है, भारत के पूर्वी भाग में बंगाल था, जिस बंगाल में पहले बिहार, उड़ीसा और आज का जो बांग्लादेश है वह भी शामिल था। यह सम्मिलित रूप से क्या कहलाते थे? बंगाल कहलाते थे और यह एक बहुत ही विशाल प्रदेश था, साथ ही साथ समृद्धशाली था। अर्थात यहाँ पर उत्पादन जो होते थे वो इस प्रकार के थे, जैसे वस्त्र उत्पादन, कपास के लिए उत्पादन से जुड़े हुए चीज़ें। तो यहाँ पर एक उत्पादन केंद्र भी था, फसलों का भी और उद्योगों का भी, इसीलिए यह एक धनाढ़ प्रदेश हुआ करता था। अब जब दिल्ली से मुगल सत्ता इस पर अपना अधिकार नहीं बना रख पाते हैं तो कैसे इस पर अंग्रेजों का आक्रमण शुरू होता है। चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार से मुगल सत्ता कमजोर होती है और बंगाल में क्षेत्रीय शक्ति का उदय होता है, उसी क्रम में 1717 में फर्रुखसियर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो एक व्यापार संबंधी अधिकार है वो अंग्रेजों को दे देते हैं, मात्र 3000 रुपये के बदले में। और इस क्रम में अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करना शुरू करते हैं और यहीं से शुरू होता है बंगाल का एक अलग इतिहास। बंगाल के एक शासक, एक तरह से शासक नहीं, सूबेदार मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां बंगाल के सूबेदार बनते हैं, जो 1717 से 1727 तक वहाँ पर सूबेदार के रूप में काम करते हैं। हालांकि ये मुगल राजा को नजराना भेजते रहते हैं, उन्हें अपना जो है एक तरह से राजा मानते रहते हैं और यह एक परंपरा चलती रहती है। और लेकिन अंग्रेजों को भी 1717 में वहाँ व्यापार का अधिकार दे दिया जाता है। इस तरह से एक द्वंद्व की स्थिति प्रारंभ होती है, लेकिन उभर करके खुल करके सामने नहीं आता है। मुर्शीद कुली की मृत्यु हो जाती है 1727 में। उसके बाद थोड़ा सा जो है वहाँ पर क्लेश देखने को मिलता है। 2 छोटे छोटे शासनकाल के लिए राजा आते हैं, जिनको हम लोग देख सकते हैं। एक है सुजाउद्दीन और दूसरे हैं सरफराज। सुजाउद्दीन जो है वो 1727 से 39 तक के लिए यहाँ पर सूबेदार बनता है और 1739 से 40 के लिए बनते हैं सरफराज। ठीक है,
इसी सरफराज के क्रम में पूरे बंगाल की स्थिति बदलती है। जिस समय सरफराज बंगाल में सूबेदार होता है, वहां पर एक शासक उभर करके आता है जिसका नाम होता है अलवर्दी खां। अलवर्दी खां एक प्रकार का सैन्य सिपाही था या सेना नायक कह सकते हैं। उसने सरफराज की हत्या करके 1740 में बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा मुर्शीद कुली खां से कि बंगाल को पृथक रूप से प्रारंभ करने वाला सूबेदार कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। अलवर्दी खां ने क्या किया कि यहाँ 1740 में चूंकि वह सरफराज की हत्या करके सत्ता आ जाता है, तो उसके सामने एक समस्या ये रहती है कि वो अपने आप को कैसे सही साबित करे। इसके लिए उसने क्या किया, 2 करोड़ रुपए का नजराना मुगल सत्ता को भेजी, जिससे क्या हुआ, मुगलों ने इन्हें परमिशन दे दिया कि ठीक है, आप बंगाल में सूबेदार के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन इसने भी चालाकी दिखाई और 1740 से लेकर के 1756 के अपने शासनकाल में फिर कभी नजराना नहीं भेजा। प्रारंभ में भेज करके उसने सत्ता प्राप्त कर ली और फिर उसने जो है मुगलों से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि अलवर्दी खां के नेतृत्व में ही एक पृथक बंगाल का निर्माण शुरू हो जाता है, एक मुगलों से अलग बंगाल विकसित होने लगता है। दूसरी ओर 1717 में जो अंग्रेजों को शक्ति प्राप्त थी, अंग्रेज भी बंगाल में अपने व्यापार के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहे थे और इस पूरी स्थिति को अलवर्दी खां ध्यान से देख भी रहा था। इसीलिए अलवर्दी खां ने जो ये यूरोपियन कंपनियां थी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनकी तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है और कहा है कि यूरोपियन वैसे मधुमक्खी के छत्ते हैं जिनको यदि छेड़ा ना जाए तो वो शहद देते हैं और अगर छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। तो ये क्वेश्चन भी आया है, किसने कहा है? ये अलवर्दी खां ने कहा है। समस्या बंगाल की कब शुरू होती है? अलवर्दी खां के 3 पुत्री थी और उनके कोई पुत्र नहीं थे। अलवर्दी खां को 3 बेटियां थी और उसके कोई बेटे नहीं थे। अलवर्दी खां की पहली बेटी की शादी ढाका में, दूसरी की पूर्णिया में और तीसरी की पटना में हुई थी। अब ऐसे में बेटे नहीं होने के कारण जब 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु होती है तो सत्ता के संबंध में एक समस्या उत्पन्न होती है कि आखिर बंगाल का नवाब कौन बनेगा। और उनकी तीसरी बेटी जो पटना में थी, उसका बेटा जो आप जानते होंगे सिराजुद्दौला बन जाता है नवाब। याद रखेंगे दोस्तों, सिराजुद्दौला बनता है इस बंगाल का नवाब अलवर्दी खां के बाद 1756 में। अब समस्या ये आती है कि सिराजुद्दौला की जो 2 मौसी थी, पहले एक ढाका में एक पूर्णिया में, तो ढाका की मौसी जो थी वो घसीटी बेगम, फिर पूर्णिया के जो मौसी थी, तो वहाँ से इनका एक क्लेश शुरू हो जाता है क्योंकि वे भी सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। दूसरी ओर जो दरबारी थे वो भी इनके विरोध में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के सत्ता प्राप्ति के समय से ही एक दरबारी क्लेश देखने को मिलता है और यहीं से शुरू होता है सिराजुद्दौला के पतन का दौर, क्योंकि उनके दरबारी भी नहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं, ना ही उनके रिश्तेदार सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इस तरह से आप जानते ही होंगे कि किसी भी सत्ता बदलने में आंतरिक कलेश का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो बंगाल में जो ये आंतरिक कलेश सिराजुद्दौला के समय शुरू होता है, इसी का लाभ उठाते हैं अंग्रेज। अब आते हैं कि वह कौन सी घटना ऐसी हुई जिसके बाद बंगाल का अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू होता है, जैसे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो चलिए इसको फिर से फ्रेम करते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं दोस्तों सिराजुद्दौला के संबंध में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सिराजुद्दौला जो 1756 में शासक बनता है, तो शासक बनने के साथ ही वो अपनी सत्ता को वैध करने का प्रयास करता है और इस क्रम में बढ़ते हुए यूरोपीय शक्ति को देखते हुए, जहां बंगाल में यूरोपियन कंपनियों में फ्रांस भी किलाबंदी कर रहा था, ब्रिटेन भी किलाबंदी कर रहे थे, जैसे फोर्ट विलियम आपने पढ़ा भी है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला बनाया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। तो सिराजुद्दौला ने मना किया दोनों ही कंपनियों को कि आप जो है यहाँ पर
अपनी कंपनी के लिए किलाबंदी नहीं कर सकते हैं। जहां यूरोपियनों में फ्रांस ने इस बात को मानते हुए अपनी किलाबंदी को रोक दिया, वहीं अंग्रेज इस किलेबंदी को जारी रखे। नतीजा ये हुआ कि 1756 में ही सिराजुद्दौला ने उस फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण करके अंग्रेजों को पराजित कर दिया। यह सूचना जब दक्षिण में मद्रास में बैठे क्लाइव सबको मिली तो क्लाइव ने यहाँ से अपनी सेना भेजी बंगाल में मदद के लिए, स्पेशली चूँकि सिराजुद्दौला ने जो है वहाँ पर उसके कंपनी के क्षेत्र को जीत लिया था। इस क्रम में एक घटना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखनी है, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना को काल कोठरी की घटना भी कहते हैं दोस्तों। काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 की घटना मानी जाती है। वास्तव में जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को यहाँ पराजित किया था तो एक ब्रिटिश सेना नायक भी कह सकते हैं आप, हॉलवेल ने इस घटना को काफ़ी प्रचारित किया और उसने कहा कि सिराजुद्दौला ने एक अनैतिक कार्य किया है। उसने एक 14 बाई 18 कमरे में लगभग 146 ब्रिटिशों को बंद कर दिया और जब कल सुबह खोला गया तो मात्र 23 जीवित बचे, उसमें से एक हॉलवेल भी था। तो ये हॉलवेल ने ये कहानी गढ़ी है या रियल घटना थी, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काल कोठरी की घटना को किसने प्रचलित किया, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, किसने प्रचलित किया? तो हॉलवेल ने प्रचलित किया। कब हुई थी ये घटना? 20 जून 1756 को। इस घटना में क्या हुआ था? तो सिराजुद्दौला ने, माना जाता है ऐसा कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और उस बंद कमरे से जब सुबह को उसको खोला गया तो मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित निकले, बाकी लोगों की उसमें दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई। अब इस घटना के विषय में दो तथ्य उभर करके आते हैं, या तो सिराजुद्दौला ने बदला लेने के लिए अंग्रेजों के साथ ऐसा किया, या फिर ऐसा है कि ये अंग्रेज इसको जो है मनगढ़ंत कहानी के रूप में बनाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम सिराजुद्दौला के खिलाफ एक ऐसी माहौल तैयार करें जहां उसे हम गलत साबित कर सकें। कहा जाता है यही वो घटना थी जिसे एक तत्कालिक कारण के रूप में देखा जाता है प्लासी के लड़ाई की। तो इस घटना के बाद अंग्रेजों ने एक मुहिम बनाते हुए सिराजुद्दौला पर जो है युद्ध किया था। हालांकि उसके प्रारंभिक युद्ध के बाद एक संधि हुई थी जिसे आप कहते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर क्या था? कलकत्ता का पुराना नाम है जो सिराजुद्दौला ही द्वारा ही दिया गया था। अलीनगर की संधि में एक संधि की गई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच कि किसी तरह से हम लोग बैलेंस रखेंगे, एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने इसके विपरीत किया। जहां सिराजुद्दौला के परिवार से जब उनको पता चला कि बहुत सारे लोग उनके विरोध में हैं तो उसने एक चाल चली। किसने? अंग्रेजों ने ये चाल चली कि जो भी उनके विरोधी है उनको अपनी ओर मिला लिया जाए और मिलाने के क्रम में फिर एक मनगढ़ंत आंदोलन तैयार किया गया और उसी को हम लोग पढ़ते हैं प्लासी की लड़ाई। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्लासी की लड़ाई याद रखेंगे दोस्तों, 23 जून 1757 को ये लड़ाई हुई थी, जो कि बंगाल में एक क्षेत्र है जिसका नाम है प्लासी। अब इसमें क्या हुआ था? इस घटना के पीछे एक बहुत बड़े व्यापक तौर पे एक आंतरिक षड्यंत्र का ही योगदान रहा। चलिए देखते हैं वो क्या है। मीर जाफर था सेनापति प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का, जिसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। साथ ही साथ इसके अलावा एक राय दुर्लभ थे जो दीवान था, इसने भी धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। उसकी मौसी थी घसीटी बेगम, इसने भी धोखा दिया था, अर्थात कहीं ना कहीं विरोधियों को सपोर्ट किया था मौसी घसीटी बेगम। एक थे व्यापारी अमीन चंद, इसने भी सपोर्ट किया था अंग्रेजों को। वे नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला जो है वो सत्ता पर बने रहे। और एक थे बैंकर
एक धनाढ़ व्यक्ति था जिसे बैंकर के रूप में उस समय जाना जाता था, चूंकि ये पैसे के बड़े मोटे रकम वाले होते थे, जगत सेठ। तो इतने सारे लोगों ने एक तरह से अंग्रेजों को सपोर्ट किया जो एक बड़े महत्व वाले व्यक्ति थे। नतीजा ये होता है कि यह युद्ध काफ़ी कम समय के लिए होता है और मीर जाफर पूरी तरह से अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन दो सेनापति ऐसे भी थे जिन लोगों ने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का सपोर्ट किया था, याद रखेंगे। एक है मीर मदान और एक है मोहनलाल। हालांकि ये दोनों मारे जाते हैं क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे थे सिराजुद्दौला को और अंग्रेज इसको मार देते हैं। बाकी सारे लोग जो सपोर्ट कर रहे थे वो कर रहे थे अंग्रेजों को। नतीजा ये होता है कि बहुत ही कम समय में प्लासी की लड़ाई जीत ली जाती है अंग्रेजों के द्वारा और सिराजुद्दौला का पराजय हो जाता है। फिर बाद में इसे मार दिया जाता है। मारने के जस्ट बाद एक नई कहानी शुरू होती है। यह मीर जाफर जो अंग्रेजों से मिला हुआ था उसे सत्ता सौंप दी जाती है और बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो यहाँ से एक नया अध्याय देखने को मिलेगा। चलिए, प्लासी की लड़ाई के शुरू में जो कुछ बेसिक पॉइंट थे वो शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग बक्सर की लड़ाई की ओर बढ़ेंगे और मीर जाफर के इतिहास को थोड़ा जानेंगे। मीर जाफर को 1757 में शासक बना दिया जाता है, जो 1760 तक शासक बना रहता है, बंगाल का नवाब बना रहता है। इसके पीछे क्या घटना होती है? अंग्रेजों को ये पता था कि वो चूंकि अपने ही एक व्यक्ति को शासक बना रहे हैं तो अंग्रेज उसे कठपुतली सरकार के रूप में नियुक्त कर देते हैं और सारे विशेष अधिकार जो है खुद यूज कर रहे होते हैं। यही कारण है कि मीर जाफर को एक कठपुतली सत्ता के रूप में भी जाना जाता है। मीर जाफर कुछ नहीं कर पा रहा था, ऐसे में अंग्रेजों की लालसा जो है और बढ़ती जा रही थी। फिर एक और व्यक्ति आता है जो मीर जाफर का दामाद था, मीर कासिम। मीर कासिम ने अंग्रेजों को यह लालच दी कि यदि आप हमें नवाब बनाते हैं तो हम और आपको रियायत देंगे। नतीजा ये होता है कि 1760 में अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, जो 1763 तक नवाब बना रहा। अब घटनाएं कुछ अलग होती है। मीर कासिम मीर जाफर की तुलना में एक ज़्यादा ही योग्य शासक बनकर के उभरा। उसने अंग्रेजों को उस नीति को चुनौती दी जिसमें अंग्रेज चाहते थे कि उसकी सत्ता को मीर कासिम कठपुतली की तरह देखते रहे। नतीजा ये होता है कि मीर कासिम ने कुछ अपने नीतियों द्वारा अंग्रेजों को चुनौती देना शुरू किया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था मुर्शिदाबाद, जो राजधानी थी बंगाल की, वहाँ से उसने राजधानी को मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने परिवर्तित की थी, तो ये मीर कासिम ने किया था। इसके अलावा जो हमारे जो भारत में जो उस समय बंगाल के क्षेत्र में व्यापार की स्थिति थी, तो अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी कि वे यूरोपीय व्यापारों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, उनको टैक्स संबंधी रियायत देते थे, जबकि जो भारतीय व्यापारी थे उन्हें नहीं दिया जाता था। मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी रियायत देना शुरू किया और साथ ही साथ कुछ नए टैक्स सुधार किए, जिस बात से अंग्रेज काफ़ी दुखी हो गए। वे अब समझ चुके थे कि मीर कासिम महत्वाकांक्षी है और वह अंग्रेज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में अंग्रेज़ ये प्लान बना ही रहे थे कि मीर कासिम को सत्ता से हटा दिया जाए। इसी बीच 1763 में एक घटना होती है जिसे हम लोग पटना कांड के रूप में जानते हैं। ये घटना क्या थी दोस्तों? तो पटना बिहार में आप जगह है, जानते होंगे, राजधानी है। 1763 में एक अंग्रेज सिपाही नहीं, अधिकारी समझिए, एलिस
अंग्रेज अधिकारी एलिस के नेतृत्व में पटना क्षेत्र में आक्रमण किया गया। स्पेशली मीर कासिम के कुछ ऐसे कार्य थे पटना में जो अंग्रेजों को चुनौती देने वाले थे। नतीजा होता है कि एलिस ने पटना में आक्रमण करके मीर कासिम को बदला सधाने का प्रयास किया, लेकिन एलिस को मार दिया जाता है और अंग्रेजी सेना को पूरी तरह से हरा दिया जाता है। यह घटना पटना कांड के रूप में जानी जाती है और इस घटना से अंग्रेज काफ़ी गुस्सा हो गए कि मीर कासिम ने हमारे साथ ऐसा किया और यही घटना के बाद 1763 में उसे बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है और फिर से मीर कासिम की जगह मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है, जो मीर जाफ़र 1765 तक नवाब बना रहता है। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। इस बीच में अब क्या होता है, मीर कासिम को जब हारने का संदेश मिलता है तो वो मीर कासिम जो है वो वहाँ से निकल करके बंगाल के क्षेत्रों से निकल करके सहयोग के लिए बिहार और अवध के क्षेत्र अर्थात यूपी के क्षेत्र में जाता है। आपको पता होगा इसी समय मुगल शासन के दौरान एक घटना हुई थी कि शासक बने थे शाह आलम द्वितीय। शासक बने थे दोस्तों शाह आलम द्वितीय और उसी समय अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला। तो जब मीर कासिम को यहाँ से यह दिखने लगता है कि हमें सत्ता से हटा दिया गया है, हमें पुनः सत्ता चाहिए और अंग्रेज मीर जाफ़र को फिर से एक कठपुतली सत्ता के रूप में लेके आते हैं। और भारत के उस समय दो प्रमुख शासक थे, एक ये शाह आलम द्वितीय जो थे वो मुगल शासक थे और दूसरे थे शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे। मीर कासिम शुजा-उद-दौला के पास पहुंचते हैं जहां पर शाह आलम भी पहले से मौजूद रहते हैं। ऐसे में इनके बीच एक त्रिगुट संधि की जाती है और यह लक्ष्य रखा जाता है कि हम तीनों मिल करके मुगल का सामना करेंगे। और जब तक ये प्लान बनता है इधर से अंग्रेज भी बिहार क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और बिहार के बक्सर में एक युद्ध होता है जिसे हम लोग बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध की घटना क्या रही, तो एक तरफ से 3 शासक रहे और एक तरफ से ये अंग्रेज रहे। 3 शासकों में यदि बात करें तो आपको याद रखना है कि कौन से 3 शासक थे। एक तो आपको मीर कासिम याद रखना है, बिल्कुल दोस्तों। मीर कासिम वो था जो बंगाल का नवाब था। नवाब अभी है नहीं, 1764 में मीर जाफ़र बन चुका है, 1763 में ही उसे नवाब से हटा दिया जाता है। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब जो भाग करके इनसे मदद लेने गया था। अवध का नवाब जो आप पढ़ सके हैं शुजा-उद-दौला है और तीसरा शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक है। तो ये तीनों एक तरफ से और एक तरफ से अंग्रेजों की सेना की भिड़ंत होती है अक्टूबर 1764 में बक्सर के मैदान में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी। अब आते हैं यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव तो आपको बनता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, आपको याद आसानी से कर सकते हैं 22 अक्टूबर 1764। कई बार आपको सिर्फ ये पूछेगा 1764 में बक्सर की लड़ाई और 1757 में जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी। जब ये लड़ाई होती है तो पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों का सामना किन किन से हुआ था। तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए कि मीर कासिम जो उस समय बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना का सामना अंग्रेज़ों से हुआ था। इस युद्ध में एक सबसे बड़ी बात उभर करके ये आई कि जहां प्लासी के युद्ध में ये देखने को मिला था कि एक षड्यंत्र के तहत जो वहाँ के नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला, उनको हराया गया था, वहीं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। बिना षड्यंत्र के एक सैनिक शक्ति के दम पे जो है अंग्रेज़ों ने इस पूरे तीनों के त्रिगुट सेना को पराजित किया। इसीलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कि बंगाल क्षेत्र में या भारत के क्षेत्र में वह पहली लड़ाई कौन सी थी जिसने अंग्रेज़ों को कदम रखने का जगह दिया, तो वो है प्लासी की लड़ाई। लेकिन वह लड़ाई कौन सी है जिसने यह तय कर दिया कि अब अंग्रेज भारत से जाएंगे नहीं, तो वो है बक्सर। अर्थात प्लासी और बक्सर में अगर महत्वपूर्ण लड़ाई पूछी जाए तो बक्सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने 3 प्रमुख शासकों को हराया जो उस समय भारत की सत्ता पर सबसे अधिक प्रभावशाली थे।
तो तीनों को हराया। इसीलिए बक्सर का युद्ध जो है वो प्लासी की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। परिणाम के दृष्टि से भी देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बक्सर ही दिखाई देगा, क्योंकि प्लासी में जहां ये हारे थे तो इसके दो चीज़ें थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्लासी में जो हम लोगों ने सिराजुद्दौला को हराया था, हमने नहीं अंग्रेजों ने हराया था, तो जो सिराजुद्दौला थे तो वो केवल बंगाल के नवाब थे, वहाँ पे केवल अंग्रेजों को बंगाल मिला था। यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने मुगलों को भी पराजित किया। वो मुगल जो 1526 से बाबर के समय से भारत के सत्ता के केंद्र में बैठे हुए थे, वह अवध जो यूपी क्षेत्र जो एक धनाढ़ प्रदेश और एक शक्तिशाली क्षेत्र था, अब केवल दक्षिण में मराठा और हैदराबाद के निज़ाम ही बच गए थे, जो छोटे क्षेत्र थे तो वही बचे थे, नहीं तो जो भी महत्वपूर्ण शक्ति थी उसे बक्सर के युद्ध में हरा दिया गया। तो इस तरह से इसे जो है एक महत्वपूर्ण लड़ाई के रूप में देखा जाता है। अब आइए दो क्वेश्चन और देखते हैं। जहां प्लासी की लड़ाई हुई थी, इस प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था, और जब बक्सर की लड़ाई हुई थी तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व प्लासी के युद्ध में किसने किया, क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में किसने किया, हेक्टर मुनरो ने। कहा जाता है कि हेक्टर मुनरो के जिताने के बाद पुनः क्लाइव को जो है बंगाल का एक गवर्नर के तौर पे नियुक्ति की जाती है। और बक्सर के युद्ध के बाद की दो घटनाएं आपको याद रखनी है। चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद होता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में। इस संधि में दो संधियां की जाती है। एक संधि किया जाता है मुगलों के साथ और अंग्रेजों के बीच, दूसरा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ और अंग्रेजों के बीच। इस संधि में जो पहला होता है इलाहाबाद की संधि प्रथम, वो होता है 12 अगस्त 1765 को, जिसमें मुगलों के साथ संधि की जाती है। और यहाँ संधि के आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि पीटी के फैक्ट्स हैं। इसमें दो याद रख सकते हैं कि यही वह संधि थी जिसके तहत अपूर्णतः बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। हालांकि हमने पहले भी पढ़ा था कि 1717 में भी कुछ रियायत के साथ उन्हें यह क्षेत्र दिया गया था, लेकिन अब इस संधि के द्वारा पूर्ण रूप से उन्हें दे दिया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इलाहाबाद का जो क्षेत्र था और करा प्रदेश जो था, जो अवध के हिस्से में आता है, वह अवध का हिस्सा लेकर के मुगलों को सौंप दिया गया था। और साथ ही साथ 26 लाख पेंशन मुगलों को देना यह तय किया गया था इस संधि के दौरान। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो प्रथम इलाहाबाद संधि होता है मुगलों और स्पेशली अंग्रेजों के बीच में। अब आते हैं द्वितीय इलाहाबाद संधि। तो द्वितीय इलाहाबाद संधि किसके बीच होगा, तो ये 4 दिन बाद होता है दोस्तों, 16 अगस्त 1765 को, और ये होता है अवध और अंग्रेजों के बीच। इसमें क्या होता है, तो 50 लाख जुर्माना जो है वो भरना पड़ता है अवध के नवाब को अंग्रेजों को, क्योंकि वो जो है बेवजह के युद्ध में शामिल हुए थे। क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें 50 लाख रुपए देना पड़ता है। साथ ही साथ जो वो उन्हें कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र था वो मुगलों को सौंपना पड़ता है। तो ये दो इलाहाबाद की संधि है, उसका डेट थोड़ा सा याद रखेंगे। ये वाला डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेट इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था, तो 1765 में। 1765 में इलाहाबाद संधि हुई। प्रथम संधि मुगलों के साथ और द्वितीय वाली होती है स्पेशली अवध के साथ। अवध से तात्पर्य याद रखेंगे दोस्तों यूपी से है। तो ये अवध की संधि होती है और फिर इस तरह से बंगाल का इतिहास आगे बढ़ता है। अब बंगाल के इतिहास में 2-3 पॉइंट है जिसे हम लोग देख सकते हैं। हमने देखा कि कैसे 1707 के बाद मुगलों के बाद बंगाल की स्थिति आगे बढ़नी शुरू होती है। फिर हमने देखा 1717 में कैसे उसे विशेष शक्ति मिलती है फर्रुखसियर के समय। फिर हमने देखा 1717 में मुर्शीद कुली खां वहाँ का सूबेदार बनता है। फिर हम देखते हैं 1740 में अलवर्दी खां वहाँ का शासक बनता है, सूबेदार बनता है। फिर हमने देखा 1765 में
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 1756 में जो है सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बनता है। फिर हमने देखा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। फिर हम देखते हैं कि 1757 में मीर जाफर को शासक बनाया जाता है। फिर हम देखते हैं 1760 में मीर कासिम को शासक बनाया जाता है और 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। तो इस तरह से ये बंगाल की सुई जो है किस तरह से घूमती हुई आती है, इसको हमने अच्छे तरह से समझ लिया। अब 1765 में क्या होता है, लालसाएं खत्म नहीं होती हैं अंग्रेजों की, वो शुरू करते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन से तात्पर्य था ऐसी शासन व्यवस्था जो दो भागों में बटी थी। एक तरफ बंगाल के नवाब थे और दूसरे तरफ अंग्रेज थे। द्वैध शासन के तहत जो बंगाल के नवाब जो मीर जाफर के वंशज बचते हैं, जो काफ़ी कमज़ोर थे, उन्हें दे दिया जाता है वास्तव में सारी कर्तव्य। बंगाल में जब द्वैध शासन लागू किया जाता है तो दो क्षेत्रों में जब शासन बांट दिए जाते हैं तो एक तरफ का शासन अर्थात शासन के दो रूप आ जाते हैं। दो रूप क्या आते हैं, एक कर्तव्य का होता है और एक अधिकार का होता है। जो भी टैक्स संबंधी, आप इसे ऐसे साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, टैक्स अर्थात पैसे से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो अंग्रेज अपने अंदर ले लेते हैं। अर्थात हम यहाँ से ऋण वसूलेंगे, हम यहाँ से टैक्स वसूलेंगे, वो सारा काम हमारा होगा, चुंगी लेने का काम हमारा होगा, व्यापार पर नियंत्रण हमारा होगा। लेकिन यही जब काम आती थी, सड़क बनवाना है, प्रशासन देखना है, ये करना है, तो ये सारे काम सौंप दिए जाते थे वहाँ के नवाब को। तो जो दो भागों में काम बट गया था, इसी को नाम दिया गया था द्वैध शासन। यह पहली बार यहीं से आपको देखने को मिलेगा, बंगाल क्षेत्र से। ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं ऐसी नीति थी जो बिहार और बंगाल क्षेत्र जो था उसे बर्बाद करने का ये पूरी तरह से नीति चलाई गई थी। हालांकि यह 1765 में शुरू होकर के 1772 में आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स आते हैं और वो 1772 में इस द्वैध शासन को समाप्त करते हैं। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हम देखेंगे कि द्वैध शासन कब शुरू किया गया, 1765 में, समाप्त कब किया गया, 1772 में। शुरू करने के समय क्लाइव है और समाप्त करने के समय वारेन हेस्टिंग्स है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है द्वैध शासन का सिस्टम चला। तो दोस्तों, आज के हमने इस वीडियो में क्या देखा कि बंगाल की स्थिति कैसे छन छन बदलती है और लास्ट में अंग्रेजों के पास पहुंच जाते हैं। तो पूरा एक बार फिर से रिकॉलिंग करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये स्टोरी छप जानी चाहिए, पूरी तरह से याद हो कि बंगाल में क्या हुआ था अंग्रेजों के समय में। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल शुरू होता है। 1717 में उत्तर मुगल काल के एक शासक फर्रुखसियर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, एक तरह से आप टैक्स लेकर के वहाँ पे व्यापार करने की परमिशन दे देते हैं। 1717 में ही मुर्शीद कुली खां नाम का एक सूबेदार बंगाल में नियुक्त किया जाता है। 1740 में एक अन्य सूबेदार आता है जो सत्ता बदल देता है, अलवर्दी खां 1740 में आता है। 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच एक लड़ाई होती है जिसे हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर 1757 में ही मीर जाफर को सत्ता दे दी जाती है और वो कठपुतली सरकार के रूप में बंगाल में काम करने लगता है। फिर 1760 में आते हैं तो मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को सत्ता दे दी जाती है, जो एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो प्रयास करने लगता है बंगाल पर से अंग्रेजों के नियंत्रण को कम करने का। और इस क्रम में एक युद्ध फिर से हो जाता है जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं, जो 1764 में होता है। 1765 में एक बंगाल में जो है द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है और यह द्वैध शासन समाप्त होता है जाकर के 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के समय। और यह घटने के बाद पूरी तरह से बंगाल जो है वो नियंत्रण में आ जाता है, किसके, अंग्रेजों के, जो जाते जाते तक उनके नियंत्रण में ही रहता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग आएंगे कि किस तरह से
बंगाल के अलावा उन्होंने मैसूर को, मराठों को, सिखों को अपने नियंत्रण क्षेत्र में लिया। तो ये एक क्रम में पढ़ लेंगे, फिर हम लोग आएंगे कांग्रेस का इतिहास, उनके गवर्नर जनरल। तो मोस्ट ऑफ हम लोग 20 चैप्टर होंगे, अच्छे चैप्टर जो आधुनिक भारत में पढ़ने हैं, उनको हम लोग कवर कर लेंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों ने जो पौधे लगाए उसके पिक्चर क्लिक किए और एडुटेरिया ग्रुप में भेजे। दोस्तों मैं जो क्लिप बनाया था वो वहाँ पे मैं उन्हीं फोटोज़ को शामिल कर पाऊँगा जो एडुटेरिया ग्रुप फेसबुक पे आप भेजेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल मैसेंजर काम नहीं कर रहा है, तो वहीं आपको भेजना है, वहाँ भेजेंगे। हम निश्चित रूप से आपके फ़ोटोज़ को भी क्लिक करेंगे और शामिल करेंगे। फिलहाल एडुटेरिया फैमिली में जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।